अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्किट, बेसिक सर्किट एनालिसिस का, उसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। अच्छा, सीरीज सर्किट को हम वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं। उसकी वजह आपको पता चल गई है। उसकी वजह यही होती है कि अभी हमने देख भी लिया बाय प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स कि सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा होता है अक्रॉस एलिमेंट्स। और जो हमने, जो कि एक फैक्ट है, अभी हमने इसको एनालाइज भी किया है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने देखे सारे जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसमें हमने ये रियलाइज भी कर लिया और वो कंफर्म भी कर लिया कि सीरीज में वोल्टेज होता है डिवाइड, इसलिए सीरीज सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा ना टर्म वोल्टेज डिवाइडर, इट मींस के जो वोल्टेज डिवीजन का प्रोसेस है वो इस सर्किट में होता है। और अगर आप इस सर्किट को देखें तो इट इज द सेम सर्किट दैट वी प्रैक्टिस, अभी जो हमने किया है इसको। और दूसरी बात ये है कि इसमें तमाम वैल्यूज R1 R2 R3 4 की हमें गिवन होती है, और इसमें हमें उसने पोलैरिटीज तक बना के दे दी है कि प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V3 है, इस तरह प्लस माइनस V2 अक्रॉस V2 होगा और प्लस माइनस V4 अक्रॉस V4 R4 होगा। ठीक है, अच्छा, और ये देखिए आई की इसमें जो वैल्यू गिवन है वो कहता है आई इज इक्वल टू वी एस एस, जो कि टोटल सोर्स वोल्टेज हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय R1 R2, ये तीनों चारों का सम है। ये आई निकालने का तरीका जो हमने हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दैट विल बेसिकली हेल्प अस कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोर्स, फ्रॉम दिस सोर्स एंड फ्लो थ्रू ऑल दीज रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, इसे फ्लो करेगा। तो ये है वो मैथमेटिकल इक्वेशन, और सीरीज सर्किट को हम वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं। और वो नाउ यू नो द रीजन व्हाई इट इज सो, राइट। अच्छा, अब जो वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट है वो है क्या, तो मैं इसको जरा करता हूँ स्लाइड शो पे, ताकि हो सकता है ये इसके स्टेप्स बताएगा सॉल्व करने के। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने इस किस्म का सीरीज सर्किट लेना जो होता है आपके सामने, आपको समझ में आ रहा है, दिस इज अ सीरीज सर्किट। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, एक मिनट सॉरी, ये हम पीछे चले गए। ये तो सबसे पहले तो इसमें है ये क्वेश्चन, ये भी अभी अभी आपने प्रैक्टिस की है जी, क्या कह रहे हैं जी, योर क्वेश्चन। सॉरी, वो आपके दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे क्वेश्चन लिख दें, मैं अभी इसको जवाब दे देता हूँ। क्वेश्चन लिख दें प्लीज। ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप मुझे क्वेश्चन लिख दें, मैं अभी इसको जवाब देता हूँ। आप क्वेश्चन लिख दिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, वो असल में ये आई डोंट नो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया और फिर वो ज़ाहिर है सब कुछ ही रिमूव हो गया। तो अभी आप क्वेश्चन अपना उसमें चैट में लिख दें, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अच्छा, मैं कह ये रहा था कि वोल्टेज डिवाइडर के अंदर हमारे पास इस तरह का सीरीज सर्किट ही होता है, और अभी हमने इसको प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है, और हम इसको वोल्टेज डिवाइडर इसलिए कहते हैं क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन होती है, एक चीज। और आई का यानी करंट निकालने का फॉर्मूला इसका स्टेट है, ये गिवन है जो आपने प्रैक्टिस भी कर लिया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हमें वोल्टेज डिवाइडर से और क्या मिलता है। तो एक होता है, उसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल का क्या मतलब होता है कि जी सर, व्हाट वर यू सेइंग अबाउट सर्किट एनालिसिस, हाउ कैन वी एनालाइज सर्किट, समथिंग लाइक दैट यू वर सेइंग, आई थिंक सो। ओके, मैं इसको रिपीट कर दूंगा आपको। क्या नाम है आपका, अरीशा, अरीशा, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। अभी जरा इसको फोकस करें कि मैं यहाँ क्या आपको बता रहा हूँ। तो ये एक टेक्निक है, इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये आपने जहन में रखना है, एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल का मतलब होता है, एक हम मैथमेटिकली एक फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे अभी इसके अंदर, वो भी सिंपल उन्हीं उन्हीं बेसिक फंडामेंटल लॉ से ड्रॉ होगा जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। अच्छा, होता ही है कि आपके पास जो इस तरह का सिंपल सीरीज सर्किट होता है जैसे गिवन आपके सामने, इसमें अभी हमने कुछ फंडामेंटल लॉज लगा के देख लिए, लाइक केवीएल लगा के देखा, ओम्स लॉ लगा के देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख लिए, करंट को कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, इंडिविजुअल वोल्टेज कैलकुलेट करना सीख लिए। तो मोस्टली ओम्स लॉ ही अप्लाई हो रहा था, फिर हमने थोड़ा सा केवीएल भी प्रैक्टिस कर लिया कि केवीएल से कैसे वैलिडेट करते हैं वैल्यूज को। अब एक और नई चीज है जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये रूल क्या है पहले हम उसको देखते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक तो चीज ये है कि आपके सामने ये करंट की इक्वेशन है। ठीक है, करंट की क्वेश्चन के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर बताता है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं बता रहा, और फॉर्मूला भी यूज्ड, ओके, खैर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। अच्छा, इस वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता ये है कि लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, तो अगर आपने इस किस्म के सीरीज सर्किट में जी,
मैं आपको इस पे मैं आपको उसको अरूबा इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? मैं डोंट यू वरी, मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पहले ज़रा ये मैं कंप्लीट कर लूँ ना, ये वरना रह जाएगा, फिर मैं इसको आपको कंप्लीट कर देता हूँ। मैं आपको जो भी है उसका उस सवाल का जवाब दूँगा। अच्छा, तो मैं कह ही रहा था कि व्हेनेवर वी हैव अ सीरीज़ सर्किट लाइक दिस, तो हमारे पास एक स्ट्रेट अवे बताऊँ एक सिंपल टेक्निक होती है कि चूँकि आप देखें ना, अभी हमने जो प्रैक्टिस किया, लेट्स सपोज़ हमें सबसे पहले इस रजिस्टर के अंदर इस सर्किट में करंट निकालना पड़ा। क्योंकि करंट के बगैर हम किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि पता है कि वोल्टेज बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट निकालना शर्त था, वो पहले था कि हमें करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है? करंट निकालने के बाद ही हम किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालने के काबिल हुए थे। तो ये एक बेसिकली एक बेसिकली कंपल्सरी स्टेप है टू डू बिफोर यू एक्चुअली फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द अवेलेबल रेजिस्टर्स। तो ये एक बेसिकली इनिशियल स्टेप था कि करंट पहले निकालते हैं। उसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई किया, ऐसे सिम्प्लीफाई किया कि अगर आपके पास एक सीरीज सर्किट है लाइक दिस और आपको किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो, उसका एक डायरेक्ट मेथड इसने हमें प्रोवाइड कर दिया, इस रूल ने, वोल्टेज डिवाइडर रूल ने। वो मेथड क्या कहता है? वो मेथड ये कहता है कि लेट्स सपोज अगर आपको V4 निकालना है व्हिच इज अक्रॉस R4, तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो वो कहता है कि लेट्स सपोज अगर आपने निकालना है V4 या चलिए V3 ले लें अक्रॉस R3। तो V3 ऐसा है कि अ, जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपको V3 फाइंड आउट करना है, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, आप अपने पास भी लिख लीजिएगा प्लीज। V3 कैसे निकालेंगे? कहते हैं इसको स्ट्रेट डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि आप जो सोर्स वोल्टेज है उसको लिखें, वो कितनी है, VSS है ना हमारे पास, VSS फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोर्स वोल्टेज है VSS, और वो कहता है कि उसको मल्टीप्लाई कर दें उस वो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से जिसके क्रॉस आपने वोल्टेज निकालना है, वो है R3। हमने R3 निकालना है क्योंकि हमने V3 निकालना है, और V3 बेसिकली इज अक्रॉस R3। तो आपको वो एक शॉर्टकट बता रहा है कि यू जस्ट डू दिस स्टेप, इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइड रूल। आप टोटल वोल्टेज को, जो टोटल सोर्स वोल्टेज उसको मल्टीप्लाई कर दें उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के साथ, यानी उस रेजिस्टर की वैल्यू के साथ जिसके अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालना है V3, और इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें आप सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, यानी कि नीचे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट करके कि आर इक्विवेलेंट, ठीक है? दिस इज आर इक्विवेलेंट, RENQ, दिस इज द शॉर्टकट। और आर इक्विवेलेंट आपको पता है वो बेसिकली सम होगा ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस का, ठीक है? तो ये है वोल्टेज डिवाइडर रूल कि अगर आपको डायरेक्टली सीरीज सर्किट में किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, तो उसका तरीका स्ट्रेट अवे ये होगा कि आप टोटल सोर्स वोल्टेज जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करें उस रेजिस्टर की वैल्यू से जिसके क्रॉस आपने वोल्टेज निकालना है, और उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें टू द आर इक्विवेलेंट से, यानी जो सम होगा ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस का। दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है? और अब V3 आपने ये निकाल लिया, तो अब V2 की, अब V1 की वैल्यू क्या होगी बताएं? क्या V1 के लिए क्या डिफरेंट होगा इस फॉर्मूले में? V1 के लिए सिर्फ क्या डिफरेंट होगा? ये जो ऊपर R3 लिखा हुआ है ना आपने, इसको आप रिप्लेस कर देंगे विद R1, ठीक है? रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल रिमेन द सेम। तो इट विल बी VSS, यस VSS टाइम्स, ठीक है, टाइम्स R1, R1 हो जाएगा, ठीक है? और डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, अगेन R इक्विवेलेंट, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। R इक्विवेलेंट में वो रेजिस्टेंस शामिल होगी क्योंकि इक्विवेलेंट उसके बगैर थोड़ी ना आएगी। टोटल R में तो R भी ऐड करेंगे जिसके अक्रॉस भी निकालने होंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा ही है। तो R इक्विवेलेंट का तो फॉर्मूला वही मैंने आपको बता दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, वो आपने किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी आप यूँ कर लें कि देखें, अभी मैंने आपको स्ट्रेट अवे मेथड बता दिया। अब आपको क्या है, इसमें करंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई करके वोल्टेज निकाल सकते हैं क्रॉस एनी रेजिस्टर। तो अब अभी कंफर्म कर लें कि हमने जो पिछले केसेस प्रैक्टिस किए थे, जिसमें लेट्स सपोज हमने इसकी वैल्यू रखी थी 100 ओम्स, ये 200 ओम्स था, ये 300, ये 400। अब आप उसी चूज को, उसी वैल्यूज को अज्यूम कर लें और V1, V2, V3 वैल्यू निकाल लें, तो you should see के all the values will be the same that you calculated before, ठीक है? तो ये लॉ उस पे एग्जैक्टली एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है? तो अभी आप करके देख लें प्लीज, करके देख लिएगा कि ये वैल्यू ऐसी है कि नहीं। अच्छा, अभी मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है ये जो आपको सामने नजर आ रही है।
ये हमारे पास जितने हमें नॉन इन्फॉर्मेशन थी उसी से चीजें यहाँ सारी बनाई गई हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा और आप उससे एग्री भी करेंगे। ठीक है? तो ये जो आपके सामने फ़ॉर्मूले लिखे हैं, ये कैसे बेसिकली हमने डिड्यूस किए हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक मेथड नहीं है, बल्कि ये सारी वही फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है जो हमने अभी की है। सर अटेंडेंस हो गई है, मैं डिस्कनेक्ट तो हो गया। नहीं, नहीं अभी अटेंडेंस नहीं ली, बच्चे अटेंडेंस अभी लेंगे। अभी तो हम इधर फोकस कर रहे हैं, अभी तो ये टॉपिक रहते हैं। तो ये है बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर रूल। इससे आप किसी भी सीरीज में कनेक्टेड, देखिए शर्त ये सीरीज में कनेक्टेड, वोल्टेज डिवाइडर होता है सीरीज कनेक्टेड है, कोई भी सीरीज में कनेक्टेड रजिस्टर होगा उसके अक्रॉस डायरेक्ट वोल्टेज फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि आप उसको टोटल सोर्स वोल्टेज से उसकी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें आर इक्विवेलेंट से, तो ये आपको वो डायरेक्ट वो वोल्टेज दे देगा जो आपने निकाला है यहाँ से। अच्छा, अब जब आप ये समझ गए हैं, तो मैं यहाँ को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो कि अब आपको समझना है। अगर आप V3 की क्वेश्चन पे गौर करें, तो इसमें लिखा है VSS इंटू R3 अपॉन R इक्विवेलेंट है, ठीक है? तो अगर मैं इसको गौर से देखूं, तो अगर ये जो पॉइंट आप अगर देखें, ये क्या है, दिस VSS, और अगर मैं R3 को छोड़ के नीचे चला जाऊं R इक्विवेलेंट पे, ये क्या चीज है, ये व्हाट इज दिस? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? यस, एब्सोल्युटली राइट मोहम्मद साद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये एक्चुअली ये करंट ही तो है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो हमने करंट कैसे निकाला था, हमने करंट ऐसे निकाला था ना कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने थोड़ा सा उसको ऐसे अरेंज कर लिया कि इसमें करंट की हमने एक्सप्रेशन ही गायब कर दी। ठीक है? तो और आपको पता है कि ये तो करंट को रेफर कर रहा है, ये इक्वेशन पूरी। आर इक्विवेलेंट होगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आएगा। और टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मींस करंट। तो हम क्या कर रहे हैं, V3 निकाल रहे हैं ना क्रॉस R3। तो होता क्या है, वो बराबर होता ही है I टाइम्स R3। तो I को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? ताकि हमें I ये ना करें कि पहले I कैलकुलेट करें, हालांकि सम ऑफ देखें I तो इसमें इंक्लूड हो ही रहा है, लेकिन वो इस फॉर्म में हो रहा है कि इसमें हमें कोई एक्स मतलब कि एडिशनल स्टेप्स I के लिए करने नहीं पड़ रहे, ठीक है? हमने डायरेक्ट सिंगल फॉर्मूला लिखा और उसको ऐसे लिखा कि उसमें आई भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? और फिर हमने इस पूरी चीज को R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज ओम्स लॉ। ठीक है? तो ये एक्चुअली ओम्स लॉ ही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा इस तरह लिखा है कि जिसमें आई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं हो रहा, बल्कि वी आर राइटिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है? तो इस तरह से it will be convenient for us to find the value of voltage across any of the resistors। लेकिन देखें, प्रिंसिपल या बैकग्राउंड वो सेम ही है। इस तरह आप यहाँ भी देख लें, तो यहाँ पर भी ये VSS और ये बिल्कुल नीचे वाली टर्म जो है ये करंट को रिफरेंस कर रही है, और आप इस करंट को मल्टीप्लाई करें R1 से, दैट इज V1, एंड सेम फॉर V2 एंड V4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अब आप यूं कर सकते हैं कि यू कैन स्ट्रेट अवे इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट्स, ठीक है? वेरी लाइक इन सिंपल वे, इन जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब आप यूं कर लें कि टेक दिस सर्किट अगेन, इसको एग्जांपल ले लें, और यूजिंग द मेथड आई जस्ट डिस्क्राइब्ड, जो मैंने आपको मेथड बताया था, उसके थ्रू आप किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकाल के देख लें स्ट्रेट अवे, तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू सेम वही आएगी जो आपने लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी। जी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको हेल्प होगी, बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आपने पेपर पे करना है, अपने पास पेपर पे जरूर किया करें प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, क्या कह रहे हैं, करंट का फॉर्मूला है, यस ऑफ कोर्स, वी अपॉन आर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा ही है, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं नाम भी लेना चाहूंगा, सैयद मोहम्मद साद बिन शौकत, आप, एहतशाम अकमल, कुरतुलैन रिजवान और खिजरा तारिक सैयदा, आप सब ने जो है सही आइडेंटिफाई किया है इसको। ये बिल्कुल करंट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि करंट को ही हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख दिया है, और फार्मूले का एक स्ट्रेट अवे फार्मूला बना दिया, जिससे अब आपको वही वैल्यूज निकालने में आसानी हो जाएगी। तो अब आप यूजिंग दिस वोल्टेज डिवाइडर रूल, आप आराम से वोल्टेजेस को डायरेक्टली अक्रॉस रेजिस्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है? ये तो हो गया सीरीज सर्किट का चक्कर। सीरीज सर्किट में जब आपको समझ आ गया, तो इसी तरह से पैरेलल सर्किट में भी ये ऐसे ही हम अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि पैरेलल सर्किट में ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है? एक तो जब मैं इसको स्लाइड शो पे करता हूँ, तो ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। अच्छा, हो गया शायद, पता नहीं। जी, बच्चे अपने वीडियोस मत ऑन करें।
तो अब ऐसा है कि ये तो हो गया एक केस कि वोल्टेज डिवाइडर। अच्छा, अब इसमें देखें, ये जो वोल्टेज डिवाइडर का ये आपने देखा है ना ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद ये यहाँ पे देखें क्या हुआ है। ये देखिएगा, ये वही चीजें अभी जो हमने स्टडी की हैं वो यहाँ अप्लाई हुई हुई हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको फोकस करेंगे जो आपके पास लेफ्ट साइड पे सर्किट है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि ये वही सर्किट अभी हमने जो स्टडी किया, और इसमें वो लिखता है कि V2 बराबर है R2, चूंकि जो रेजिस्टेंस R2 की होगी मैंने बताया उसको ऊपर रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे VSS टोटल सोर्स वोल्टेज से, और डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया V2 का फार्मूला। सही है, तो करेक्ट इफ नथिंग एल्स इज कनेक्टेड टू नोड्स, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट अवे ये इसका फार्मूला है। अच्छा, व्हेन कैन द वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला बी यूज्ड है। अच्छा, यहाँ तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ना, इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये आपने समझना है, इस सर्किट में इस सर्किट में फर्क है, क्योंकि अब ये यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई है, तो अब ये एग्जैक्टली सीरीज सर्किट नहीं रह गया। ठीक है, एग्जैक्टली सीरीज इसलिए नहीं रह गया क्योंकि इस पॉइंट पे एक नोड बना दिया गया है, ये नोड बन गया है, और यहाँ पे आके आपको पता है करंट यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाएगा, तो अब कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा और कुछ यहाँ से फ्लो करेगा। तो चूंकि इस ये जो एक ब्रांच यहाँ पे ऐड कर दी गई R5 की, इसने इस सर्किट को चेंज कर दिया। नाउ दे बोथ आर नॉट द सेम सर्किट। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर आप V2 के लिए ये फॉर्मूला लगा नहीं सकेंगे। उसका क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल आप इसको मत देखें। सिर्फ समझने की बात ये है, ये दोनों सर्किट सेम नहीं है। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब आप इसलिए सेम, अच्छा, चूंकि V2 अगर आप देखें ना, इंपॉर्टेंट ये कि V2 तो R2 के क्रॉस है, और R2 यहाँ दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन क्या है बच्चे कि सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन अब वो नहीं है। ये तो एक प्योर सीरीज सर्किट था ना, इसमें हमको नजर आ रहा है कि प्योर सीरीज सर्किट था, लेकिन जब आप इस तरह से एक ब्रांच में ऐड कर देंगे ना R5 की, तो अब इससे क्या होगी, R इक्विवेलेंट पे इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, R2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, R1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन R इक्विवेलेंट पे फर्क पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दिस एडिशनल ब्रांच। ये जो R5 ऐड हुई है, इसकी वजह से अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो इस यहाँ पर आ रही होगी। इसलिए ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों केसेस सेम नहीं है। ठीक है, तो ये उसने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया कि बिकॉज R5 रिमूव्स करता है कंडीशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज। तो ये चीजें अब डिफरेंट हो गई, क्योंकि R5 यहाँ पे एक एडिशनल ब्रांच ऐड कर दी गई, इसलिए अब ये चारों के चारों सीरीज में नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों V2 इस तरह से यहाँ तो आप निकाल सकते हैं, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये दोनों आपके से सेम नहीं है। जी, क्या क्वेश्चन है जी, बताएं। ठीक है मोहम्मद साद, ठीक है, ओके। ये अरूबा इसको प्लीज याद रखिएगा, साथ को ना, साथ जा रहे हैं, इनकी लाइट का मसला है, तो इनके हम अटेंडेंस लगा देंगे। ओके, तो ये तो था एक्चुअली द केस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। अच्छा, दूसरा अब जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एक और चीज, ये तो हो गया रेजिस्टर इन इन सीरीज, अभी हमने रेजिस्टर इन सीरीज का केस देखा था। ठीक है, अब हमने एक और नया केस देखा, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और वो है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये है वो केस। तो जब रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं ना, तो मैंने बताया था कि पैरेलल का एक फायदा ये होता है कि पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन करंट स्प्लिट होता है आगे। अब देखें, ये हमें डायरेक्टली एक करंट सोर्स दी हुई, ISS इज अ करंट सोर्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमें कैसे पता लगेगा ये करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है। अगर तो इस तरह का बॉक्स सर्कल में एरो बना हुआ है, तो एरो हमेशा करंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इस तरह की पोलैरिटी बनी हुई होगी, तो ये हमेशा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। ये आपने जहन में रखना है डिफरेंस, कि ये गिवन सोर्स जो है ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स में हमेशा पोलैरिटी गिवन होती है, करंट सोर्स में हमेशा एरो का साइन गिवन होता है इस तरह से, और वो लिखा हुआ है ISS, वहां लिखा था VSS। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी करंट यहाँ से आएगा, मैं इसको फिर एनोटेट करता हूँ, जो भी करंट फॉर एग्जाम्पल इस सोर्स की वजह से यहाँ से आएगा ना, यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, इस X पे आएगा, X इज अ नोड, इस पॉइंट पे आगे यहाँ पे उसको आगे आगे दो रास्ते मिल रहे हैं, एक तो वो फर्दर कंटिन्यू फॉरवर्ड यहाँ जाने के लिए एक रास्ता है उसके पास है, और एक ये देखिए I1 जो डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये जो ISS है, ये I1 और I2 में डिवाइड हुआ है, जो हमें लेबल नजर आ रहे हैं गिवन। तो इन दोनों में जब आपके पास इस किस्म का कोई सिस्टम होगा ना, इस किस्म का एक सिचुएशन जहां आपके पास एक सोर्स वोल्टेज हो जो आगे दो पैरेलल रेजिस्टर में डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो यहां पर आप लगा सकते हैं करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल क्या होता है वो मैं अभी आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन में आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। इसका तरीका ये होता है
कि आप करंट फाइंड आउट करते हैं कि I1 I2 के, वहां तो हम क्या निकाल लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं ना वोल्टेज डिवाइडर रूल में, कि किसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। इसमें आप करंट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें और उसमें एक बड़ा बेसिक फर्क ये है, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिफरेंस ये है कि लेट सपोज अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, I1, ठीक है, I1 की वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली बाय डूइंग नथिंग एल्स, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं डायरेक्ट आई की वैल्यू निकालूं, तो उसका तरीका ये होता है अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल, कि आप क्या करते हैं कि आप लिखते हैं I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, वही मेथड वही है, टोटल करंट जो आ रहा होगा पीछे से क्या आ रहा है, ISS, दिस इज अ टोटल करंट, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस दफा उस रेजिस्टेंस से जिससे ये करंट फ्लो नहीं कर रहा। यानी और दो I1 जो है वो थ्रू R1 है, लेकिन आप चूंकि आपने I1 निकालना है, तो आप इसके लिए इसकी जो दूसरी अपोजिट रेजिस्टेंस होगी ना उसको रखेंगे ऊपर, यानी इट विल लाइक R2। हालांकि हम निकाल क्या रहे हैं, I1 जो कि थ्रू R1 है, लेकिन इस केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रेजिस्टेंस से जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, एंड डिवाइड कर देते हैं, यू बेसिकली दिस डिवाइड दिस अकॉर्डिंग दी with the same R equivalent like this। ये है I करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। तो करंट डिवाइडर रूल में और वोल्टेज डिवाइडर रूल में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है, वोल्टेज डिवाइडर रूल में डेफिनेटली आप वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, और उसमें आप जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं उसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वोल्टेज से, नीचे R इक्विवेलेंट होता है। लेकिन करंट डिवाइडर रूल में ऐसा नहीं है। करंट डिवाइडर रूल में आपको करना ये होता है कि टोटल करंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं उस रेजिस्टेंस में से जो कि जिसमें से ये करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी अपोजिट रेजिस्टेंस में से, द अदर रेजिस्टेंस विच इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। तो आपको I1 निकालने के लिए ISS टोटल करंट जो यहां से आ रहा होगा मल्टीप्लाई बाय द अदर रेजिस्टेंस, not the resistance through which the current is flowing, R2 divided by R equivalent। इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आपको पता है कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो उनकी उनकी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट पैरेलल में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, KVL tells us that the same voltage is dropped across each resistor, तो यहाँ लिखते हैं Vx is equal to I1 R1 is equal to I2 R2। देखें, चूंकि ये इसके ऊपर जो वोल्टेज को हम लिख दिया कि टर्मिनल X है ना ऊपर लिखा हुआ, तो इसको कह देंगे Vx, तो ये बराबर होगा, या V आप यूं भी लिख सकते हैं कि V1 V2 दोनों के क्रॉस वोल्टेज, यहाँ V1 है यहाँ V2 है, तो चूंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम ही होगा क्योंकि पैरेलल में, तो उसको हम कह देते हैं Vx कह देते हैं। तो Vx इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो चूंकि I दोनों के क्रॉस डिफरेंट है, तो इसलिए I1 R1 क्रॉस हेयर और I2 R2 अक्रॉस हेयर, दोनों के वोल्टेज आएंगे फिर भी सेम ही, ठीक है। लेकिन करंट चूंकि डिफरेंट है बिकॉज ऑफ पैरेलल सर्किट, तो इसलिए हम दोनों को अलग से लिखना पड़ा है, लेकिन वोल्टेज दोनों का ग्राफ सेम ही आएगा। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा, केसीएल की क्वेश्चन क्या कहती है, केसीएल की क्वेश्चन कहती है, अब ये एक नोड है ना यहाँ पे, असल में आप मुझे क्या आप बता सकते हैं कि केसीएल की क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इस नोड के ऊपर, और यहाँ पे नोड कितने हैं, चले मैं आपकी मेमोरी चेक करता हूँ, जल्दी से बताया मुझे कि इस सर्किट में नोड कितने हैं, ठीक है, कितने नोड हैं, और करंट केसीएल का फॉर्मूला कैसे लगेगा इसके ऊपर, कोई आइडिया बताएं मुझे, देखता हूँ आपको याद है कि नहीं याद। जी, दो नोड्स हैं, वेरी नाइस, शाबाश मोहम्मद साद बिन शौकत, वेरी नाइस, दो नोड्स हैं, ठीक है। और केसीएल की क्वेश्चन क्या होगी बताएं जरा, केसीएल की क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये जो केसीएल टेल्स अस क्या बताता है केसीएल। जी, नोड्स तो दो ही हैं, शाबाश। केसीएल की क्वेश्चन को लिख के बताएगा, यानी वही करंट की क्वेश्चन लिखनी होती है, करंट एंट्री करंट लीविंग, कैसे लिखेंगे केसीएल का लॉ जो है यहाँ कैसे फिट होता है। मैं थोड़ा सा आपको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ, थोड़ा आसानी के लिए आप ये बता दूं कि ये ऊपर वाला जो पूरा नोड है ना, ये एक ही नोड है, तो आप इसको एज अ पॉइंट भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट अ पॉइंट लाइक दिस। एक आप पॉइंट बनाए, ऐसे पॉइंट बनाए मेरी तरह से, इस तरह से, और उसके साथ ये तीन चीज जोड़ दें, एक ये सोर्स आ रही है, करंट सोर्स आ रही है, ठीक है, इसी पॉइंट से ये R1 कनेक्टेड है, और इसी पॉइंट से ये लेट्स सपोज R2 कनेक्टेड, ऐसे कर लें आसानी के लिए। तो बेसिकली ये एक सिंगल नोड ही है जिसको हम X कह रहे हैं, और एक ISS से करंट यहाँ से करंट आएगा बिकॉज ऑफ ISS, यानी वो यहाँ अप्रोच करेगा, इसी तरफ अप्रोच करेगा, और दो करंट लीविंग है, एक I1 लीविंग है और एक I2 भी लीविंग है फ्रॉम हेयर,
दिस इज केसीएल, केसीएल यहाँ लग सकता है। तो केसीएल के मुताबिक द algebraic sum of all the currents of the branches involved must be equal to 0. तो you can say ISS plus I1 plus I2 is equal to 0. और फिर आप इनकी डायरेक्शन के बेसिस पे इनके आप स्पेसिफाई करेंगे इनके साइंस। तो इट शुड बी लाइक ISS, यानी आपने लिखा ISS जो टोटल करंट है, अगर आप उसको लिख रहे हैं कि वो एंटरिंग है ना, टू द नोड एंटर हो रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं वो बराबर होगा I1 और I2 के सम के। मींस I1 मैं एक ही यहां से लिख रहा हूं, I1 प्लस I2, ये KCL की इक्वेशन है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होगा ना वो ISS के बराबर ही होगा। अच्छा, मैं अब ये है कि आपको ये सब तो चीजें पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करंट निकालना सीखना है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। उसका तरीका यही है कि आपको, जैसे अभी मैंने केवीएल सॉरी वोल्टेज डिवाइडर रूल्स बताया था कि वो कैसे निकालते हैं, इसी तरह से करंट डिवाइडर रूल भी आपको अच्छा ये याद रखिएगा, सीरीज रेजिस्टर में और पैरेलल रेजिस्टर में एक फर्क है, यानी इन दोनों में एक फर्क है। इसकी शर्त ये है कि आपके पास सिर्फ दो रेजिस्टर होने चाहिए जिसके अक्रॉस आपने ये केसीएल का फॉर्म यानी वो लगाना है, करंट डिवाइडर रूल। अगर ये तीन रेजिस्टर होंगे ना, फिर वो करंट डिवाइडर रूल काम नहीं करेगा। उसका तरीका ये होता है फिर आप उनमें से अदर दो जिनके आपको ना कंबाइन करके एक करना पड़ेगा। जी क्या कह रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल खज़र आप सही कह रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ISS माइनस I1 माइनस I2 इज़ इक्वल टू 0, यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि देखते हैं अगर आगे इसमें से कुछ एग्जांपल की हुई है कि नहीं। हाँ, लेकिन अब ऐसा देखें, यहाँ तो हमने देखा कि हमने जो करंट डिवाइडर रूल लगाया ना, वो ये लगाया कि अगर मैं आपको अगर शॉर्ट बता दूँ, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो करंट आ रहा है टोटल ISS, वो इसमें डिवाइड हो रहा है, I1 I2 में डिवाइड हो रहा है। तो आप I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू करंट डिवाइडर रूल के थ्रू निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि टोटल करंट टाइम्स द रेजिस्टेंस R1 इफ यू आर फाइंडिंग R2 और रेजिस्टेंस R2 इफ यू आर फाइंडिंग R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। आप बेशक कंफर्म करके देख लें, आपके पास वैल्यूज ठीक आ जाएंगी। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट करंट डिवाइडर रूल। लेकिन अगर यहाँ पे एक तीसरा रजिस्टर मैं ऐसे ऐड कर दूं, लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसे ऐड एक और रजिस्टर यहाँ पे ऐड कर दूं, ठीक है, लाइक दिस ऐसे ऐड कर दूं हियर, तो और इसको मैं कह दूं दिस इज लेट्स सपोज ये आर नॉट है, ठीक है, आर नॉट। लेकिन इस केस में भाई फिर आप जो है ना यहाँ पर अगर कहें अब कैसे निकालेंगे, अब क्या करंट डिवाइडर रूल लग सकता है, तो अब करंट डिवाइडर रूल नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये आपको करंट डिवाइडर रूल के लिए किसी दो को आपस में कंबाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफाइन ऐसे हुआ है कि आपके पास अगर दो ही रजिस्टर्स होंगे ना, इस तरह से दो रजिस्टर्स पैरेलल में, तो आप उसके अक्रॉस लगा सकते हैं। क्योंकि देखें ना, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमने I1 निकालना है यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, तो आप लिखेंगे ISS टाइम्स R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इस तरह से अगर आपने I2 निकालना है तो आप लिखेंगे ISS टाइम्स R1 अपॉन R1 प्लस R2 करेंगे। अगर तीन कर देंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, फिर आप नहीं लिख सकेंगे ये चीजें, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ दो रेजिस्टर पैरेलल में होंगे और आपको यहाँ से टोटल करंट पता होगा, तब आप I1 I2 को यूजिंग करंट डिवाइडर निकाल सकते हैं। 3 4 के लिए ये केसेस नहीं हो सकते, मुश्किल है, उसके लिए ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। वरना आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और आपको इसका रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि करंट डिवाइडर रूल के लिए शर्त ये होगी कि देयर विल बी ओनली टू रेजिस्टर कनेक्टेड पैरेलल। और अगर आपको यहाँ से आने वाला करंट पता हो टोटल कितना आ रहा है, तो आप करंट डिवाइडर रूल को अप्लाई करके दोनों ब्रांचेस का करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ जी। तो यहाँ पे पॉइंट अब जैसे ये है ना, ये तो मैं आपको खैर पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से एक सर्किट हो जिसमें तीन पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए 1 2 3 और यहाँ से करंट आई आ रहा हो आई, तो अब आप इस केस में आपको कहा जाए I1 I2 I3 निकालेंगे, तो देखें इस केस में आप डायरेक्टली करंट डिवाइडर रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको किसी दो को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कंबाइन करना पड़ेगा और फिर आप किसी एक का करंट निकाल सकते हैं, यहाँ का निकाल लेंगे, यहाँ का निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन तीन के केसेस के ऊपर आप करंट डिवाइडर रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप इक्विवेलेंट करके ऐसे कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आई तो डेफिनेटली डिपेंड करता है ना इन तीनों के पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर कि इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी
वो कैसे निकाल सकते हैं? वोल्टेज अक्रॉस इन दो टर्मिनल का गिवन होगा और एक आई यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा इनकी तरफ। तो इन तीनों को आप इक्विवेलेंट लेके इसको आर इक्विवेलेंट बना लें और देन यू विल एबल टू फाइंड दिस आई इफ वी इज प्रोवाइडेड एंड आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया होगा। ठीक है जी। अच्छा, वैसे भी अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस में शाज़मा हुसैन और ये जुनैद जावेद कौन है भाई? ये तो आते ही नहीं है। जुनैद जावेद की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं भाई, ये तो आते ही नहीं है। कितने जुनैद जावेद अभी हैं? जुनैद जावेद, आपको मेरी आवाज आ रही तो जस्ट राइट चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें इफ यू आर इन द प्रेजेंट पार्टिसिपेंट लिस्ट। अभी मत लिखें प्रेसिडेंट बच्चे, अभी मत लिखें, ये वैसे टाइम शॉर्ट है हमारे पास। ये अभी आपकी प्रेसिडेंट मत लिखिएगा। बस मैं ये समझा दूं फिर हम खत्म करते हैं इसको। तो बस मेरे कहने का मकसद ये था कि ये तो आपको पता ही है कि इस तरह आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। और उसके बाद यानी कि वंस यू नो, अब ये है करंट डिवाइडर रूल, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। करंट डिवाइडर का मतलब क्या होता है? तो बस आप ISS को ऐसे लिखकर I1 I2 निकाल सकते हैं कि Vx इज इक्वल टू I1 R1 और इसको आप लिख सकते हैं IS R इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि तीनों पैरेलल में तो वोल्टेज होगा ना, इन दो नोड्स के बीच में जो वोल्टेज होगा एक्स और नीचे जो लिखा हुआ है वोल्ट, ये जो बॉटम टर्मिनल है ये नोड है, ये इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होगा, ठीक है। और वो आप कैसे निकाल सकते हैं? जब आपको I1 की वैल्यू पता लग जाएगी यहाँ पे, तो R1 तो गिवन होगा, आप इसका प्रोडक्ट ले लें क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, इस तरह यहाँ का वोल्टेज भी आ जाएगा जी। जी 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 ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। समझ में आया आपकी। जुनैद जमशेद कह रहा हूँ, जुनैद जावेद आपकी भी लग जाएगी अटेंडेंस और तज़ाइम आमिर आपकी भी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इसमें देखते हैं अगर हो सकता है इसमें कोई कैलकुलेशन करके दिखाई हो तो लेट्स सी। एक तो ये हो गया, प्लस इसमें नहीं, इसमें वो करके नहीं दिखाई उन्होंने अटेंडेंस में। खैर एनीवेज, ये आपको बस बताने का मकसद ये था कि वोल्टेज आप कैसे निकालते हैं। उसके बाद कंसिडर अ करंट डिवाइडर सर्किट विद ग्रेटर टू रेजिस्टेंस पैरेलल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि आप कहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास 3 रेजिस्टर कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो फिर आप कंसिडर करें करंट डिवाइडर सर्किट को विद ग्रेटर देन 2 रेजिस्टर इन पैरेलल। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि V इज इक्वल टू आई अपॉन, वही है तो आपको पता ओम्स लॉ ही है ना। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि चूंकि पैरेलल में, तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको थोड़ा तरीका दूसरा अपनाना पड़ता है, वो मैं बता चुका हूँ कि जब पैरेलल में रेजिस्टर होते हैं तो उनकी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अदरवाइज V इज इक्वल टू आई आर ही होता है, लेकिन I और R इसलिए ऐसे लिखा हुआ है कि जो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है पैरेलल रेजिस्टेंस का वो कुछ दूसरे तरीके से होता है, यानी कि उसका तरीका डिफरेंट है। और फिर I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। यानी करंट जो होगा थ्रू R3 वो आपको पता है V अपॉन R3 होगा, और ये बराबर हो जाएगा I टाइम्स दिस, ठीक है। बल्कि इसके बाद और कुछ भी नहीं है। तो खैर ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बस आपको समझना ये होगा कि ये थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर ये चीजें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी जी। ओके, तो खैर दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मैं देखता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास, वैसे आप खुद से कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया, तो मैं अगर कहूँ कि लेट सपोज ISS की वैल्यू आपको गिवन है, सपोज कि आप 5 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। आपके पास ISS की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर्स है, और R1 R2 की वैल्यू आप ले लें, यहाँ पे ले लें इसको 1K, इसको ले लें 2K। चलिए एक केस लिखें जरा, क्या टाइम हो रहा है? टाइम है कि नहीं? टाइम शॉर्ट है हमारे पास, टाइम नहीं है। चलिए मैं इसको फिर कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा एक क्लास कंडक्ट करके ना उसमें हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो अभी आपने किसी ने अटेंडेंस नहीं लगानी क्योंकि ये हमारे पास टाइम नहीं है। अभी अटेंडेंस मत लगाए प्लीज, क्योंकि ये अभी 4 मिनट में ये टर्मिनेट हो जाएगा ये सेशन, और ये सब कुछ जाया हो जाएगा। जी जी ठीक है। अभी आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगानी, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे नहीं जा रहे, ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है।
अब आपने इसको खुद से पढ़ना है, प्लीज इसको पढ़िएगा, और कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होगी तो वी विल डिस्कस ऑफ कोर्स, लेकिन आपने इसको पढ़ना जरूर है। और उसके लिए मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसमें आपको इस सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी, और आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वो भी अच्छे हो जाएंगे। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंटरनेट। इंटरनेट से कोई मसला है? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंटरनेट। ये बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, तो अभी तो ये दोबारा हो गया है स्टार्ट। तो अब आप अपनी प्रेजेंट लगा दें प्लीज। यू ऑल स्टार्ट राइटिंग प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स। आप प्रेजेंट लिख दें प्लीज, अपना नाम मत लेके सिर्फ प्रेजेंट लिख दें, आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होता है। अच्छा, आप लोगों ने ये लेक्चर प्लीज पढ़ना जरूर है, ठीक है? ये पढ़ना जरूर है लेक्चर, दोबारा इसको गो थ्रू करें, इसको रिवाइज करें, इसके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, और उसका बेहतर मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और उससे इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कोई कन्फ्यूजन, कोई अगर कोई है इश्यूज, तो डेफिनेटली आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। जी सर, ये मिड्स आप क्या क्या समन क्या, मैं समझा नहीं। ऑफ कोर्स मिड में तो आएगा ना, मिड में क्यों नहीं आएगा? मिड तो आपको डिले हो गए ना, मिड तो आपके अब डिले हो गए हैं। मिड के तो प्रॉब्लली आपके नेक्स्ट वीक से होंगे, मुझे जो लग रहा है ना, आपके मिड्स अब नेक्स्ट वीक से होंगे, और नेक्स्ट वीक में आपका भी टाइम टेबल आ जाएगा। तो जैसी टाइम टेबल आएगा, आपका मिड का पेपर होगा उसके हिसाब से। अब चूंकि क्लासरूम तो नहीं रही, आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर तो नहीं होंगे, अब घर पे आप करेंगे सॉल्व, तो वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन भी ऐसा होता है मेरे ख्याल में कि पेपर, एग्जाम पेपर हम आपको आपको एक्सेस देते हैं थ्रू एलएमएस। हम एलएमएस पे अपलोड कर देंगे वो एग्जाम पेपर, और वो वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, उसमें आप उसको सॉल्व करेंगे, और देन आपको उसको एलएमएस पर ही आप उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है? वो प्रोसीजर सारा आपको बता दिया जाएगा टाइम लिमिट का। जी जी जी, ऑफ कोर्स वाइवा भी इसका मैं कंडक्ट करूंगा। ठीक है, चलें, ठीक है। आई गेस वी आर नाउ ऑल सेट टू से गुड बाय टू ईच अदर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। एंड जी जी, ऑफ कोर्स वाइवा होगा, वाइवा का भी इसमें है। वाइवा भी कंडक्ट करना होगा, उसका भी मैं कोई प्रोसीजर अभी सोचता हूँ कैसे वाइवा करना होगा, आपका वाइवा भी लेना होगा। यही तो है ना कि मैंने कहा था बेहतर होता कि हमारा पेपर अगर ऑन कैंपस ही हो जाता ना, तो ये मामले इतने होते। अब पेपर ऑन कैंपस हो नहीं सका, इसलिए अब ये सब जो है ना हमें करना पड़ेगा। चलें, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच।